साथियों नमस्कार। राजनीति में जब कभी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके गंभीर नतीजे सामने आते हैं और निश्चित तौर पे कोई नेता हो या पार्टी हो अगर शॉर्टकट अपनाती है तो वो अपने ही जाल में उलझती जाती है। इस बार ये बहराइच में हो रहा है। बहराइच के हिंसा को लगभग 7-8 दिन का समय बीत गया है, लेकिन अब जिस तरह से सच्चाई की परतें खुल के सामने आ रही हैं, सभी सकते में है कि ये हो क्या रहा है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं वहाँ के सुरेश्वर सिंह, उन्होंने 8 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें कि भाजयुमो के नगर अध्यक्ष भी हैं। दूसरी तरफ दैनिक भास्कर अखबार के द्वारा एक वीडियो पब्लिक फोरम पे रखा गया है, जिसमें दंगे में शामिल कुछ लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस उनके साथ खड़ी थी और पुलिस ने गद्दारी करी। उन्होंने केवल 2 घंटे के लिए सुरक्षा व्यवस्था हटाई। अगर लंबे समय के लिए हम हटाए होते तो हम मुस्लिमों को खत्म कर देते। यह बात बेहद चौंकाने वाली है। सुरेश्वर सिंह ने तो यहां तक आरोप लगाया कि उनके बेटे को गोली लग सकती थी। अब है क्या सवाल जो उठते हैं इस पूरे मामले में, जो नए तथ्य सामने आए हैं उस पर तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है जिस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है उस पर चर्चा करने की भी जरूरत है कि ऐसी क्या स्थिति आई कि भाजपा के विधायक सुरेश्वर सिंह, जो कि राम गोपाल मिश्रा जो कि मृतक था इस दंगे की घटना में, उसके परिजनों को लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचे थे और 8 दिन बाद उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। ऐसी क्या बात हुई? क्या यह संभव है? योगी आदित्यनाथ जिस तरह से कर रहे थे कि हम दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और एक पक्ष, केवल एक पक्ष, एक समुदाय विशेष के घरों के आगे लगा दिया गया पर्चा कि आपका बुलडोजिंग करेंगे हम, पुलिस ने लगा दिया। अब क्या बात हो गई ऐसी कि सुरेश्वर सिंह अचानक भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आग बबूला हो गए? दरअसल भाजपा की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की, वो बड़ी टिपिकल है। आप सबने देखा है हाल के दिनों में कि किस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ जी के बीच जुबानी जंग चल रही थी, किस तरह से साजिशें, षड्यंत्र किए जा रहे थे। यह नहीं भूलना चाहिए। कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं आपको, पहले आप कुछ ट्वीट्स देखिए। ये सुरेश्वर सिंह और केशव प्रसाद मौर्य के बीच के प्रेम को दिखाता है। आपको ये दिमाग में रखना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य ऐसे कितने विधायकों को बधाई देते हैं और सुरेश्वर सिंह ऐसे कितनी बार योगी आदित्यनाथ या किसी अन्य का स्वागत करते हैं जैसा उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत वो करते इन ट्वीट्स में दिखाई दे रहे हैं। एक बात बिल्कुल साफ है कि कुछ न कुछ ऐसी अंदरूनी राजनीति हुई है कि 8 दिन बाद सुरेश्वर सिंह को होश आया है। अब सुरेश्वर सिंह कह क्या रहे हैं आप ये सुनिए। और उपद्रवी लोग थे, ज्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो 100 के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस 100 को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाजा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। और 13 तारीख की घटना है। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। और इसमें कहां से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया।
वो भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया। तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ये अकारण एक माँ के बेटे को, एक पत्नी के पति को जिसकी हत्या हो गई थी, उसको सड़क पर रख करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था। और उस भड़काने को रोकने के लिए और उसको सुरक्षित उठा करके हमने और जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट, डीआईजी, कमिश्नर सारे लोग मौजूद थे। उन लोगों के साथ में जा करके अगर हमने मर्चरी में रखाने का काम किया है, अगर इसको दंगा कहते हैं अखिलेश यादव जी, तो इसका कोई जवाब नहीं। सुरेश्वर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई अपने घर पे और ये कहा कि दरअसल उस दिन 2 घटनाएं घटी थी। एक तो जो विसर्जन के दौरान घटी थी और दूसरी अस्पताल में घटी थी जब राम गोपाल की डेथ हो गई और उसके शव को लाया गया तो लोग दंगाइयों ने, ये सुरेश्वर सिंह का कहना है कि दंगाइयों ने पैर से मार के दरवाजा तोड़ दिया। उन लोगों ने वहां पर जब हम मना करते रहे लेकिन उसकी लाश को सड़क पर रख दी। वो चाहते थे, वो लगातार मांग कर रहे थे कि जिसने गोली मारी है उसको बुलाओ और यहीं पे गोली मारो। यहां तक कि सुरेश्वर सिंह ने कहा कि हमने इस बात की लगातार कोशिश की थी कि जो आपत्तिजनक गाना बजाया जा रहा था वो गाना न बजे। उन्होंने किसी गोलू मिश्रा नाम के व्यक्ति का भी जिक्र किया कि जो मुख्य आरोपी है, जिस पर आरोप लगा, जिसको बाद में पैर में गोली भी लगी इनकाउंटर में, कि उसने उसके घर पे गोलू मिश्रा नाम का व्यक्ति काम करता था। उसने आकर के हमें बताया कि वो लोग आज अपनी बंदूक साफ कर रहे हैं, कारतूस सुखा रहे हैं। तो सुरेश्वर सिंह का कहना था कि इस घटना का अंदेशा था। उन्होंने यह भी बताया कि लगातार पथराव किया गया, उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई, शीशा टूट गया, उनके बच्चे को चोट लग सकती थी। जो सबसे आश्चर्यजनक बात सुरेश्वर सिंह कह रहे हैं कि उनके साथ उस वक्त आईजी, डीआईजी सारे लोग थे जब वो अस्पताल में मौजूद थे। सवाल खड़ा होता है कि जब ये लोग मौजूद थे तब पुलिस की मौजूदगी में कैसे एक एमएलए की गाड़ी पर हमला किया जा सकता है। यह अगर सुरेश्वर सिंह के कहे को और जो भाजपा जो दैनिक भास्कर ने खुलासा किया है उसको जोड़ा जाए तो कुछ चौंका देने वाली चीजें सामने आती। दैनिक भास्कर के जो स्टिंग ऑपरेशन है उसमें 2 लोग ये कहते हैं कि हमसे जो थाना अध्यक्ष हैं वहां के, जो कि जिनको हटा दिया गया, वो उन्होंने वादा किया था तमाम पुलिस कर्मियों का ये था कि 2 घंटे तक फोर्स नहीं रहेगी तो हम आप लोगों को 2 घंटे की छूट देते हैं, आप जो करना है कर लीजिए। क्या सुरेश्वर सिंह को इसका पता था? क्या सुरेश्वर सिंह वास्तव में हिंसा को रुकवाना चाहते थे? ये एक बड़ा सवाल है। ये एक बड़ा सवाल है कि क्या स्थानीय पुलिस को, बहराइच की पुलिस को इस बात की जानकारी है या इस बात की जानकारी थी कि भाजपा का कौन कौन सा नेता उस दिन दंगाइयों की भीड़ में शामिल था? और अगर शामिल था तो बहराइच की एसएसपी वृंदा शुक्ला ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? यह एक बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल है कि जिस तरह से पहली बार हमको दिखाई दिया कि तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी के और तमाम गोदी मीडिया अचानक सक्रिय हो गई और एक पक्ष में, एक समुदाय के पक्ष में माहौल बनाने लगी, क्या किसी प्रकार का कोई टूल किट जारी किया गया था? यह बात बार बार जोर देकर क्यों कही गई कि एक पक्ष ने पथराव किया, जबकि विधायक जी का कहना कुछ और है कि दूसरा पक्ष पथराव कर रहा था। ये सुरेश्वर सिंह कह रहे हैं, दंगाई कह रहे हैं कि हमको 2 घंटे की छूट दी गई थी और छूट दी गई होती तो मुसलमानों को साफ कर देते। ये पूरी घटना और इस घटना के बाद जो अब सच सामने आ रहा है वो योगी आदित्यनाथ जी की मंशा पे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। आप सबको याद हो कि जिस तरह से जिस व्यक्ति की मौत हुई, मौत किसी की नहीं होनी चाहिए, हत्या किसी की नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उनकी पत्नी भी हमलावरों को गोली मारने की बात
कह रही थी। निसंदेह यह आपत्तिजनक था। राम गोपाल मिश्रा हो चाहे कोई भी हो, कोई आबिद हो, कोई अब्दुल हो, कोई भी हो, किसी के घर में घुसने का अधिकार किसी को नहीं। आश्चर्यजनक ये रहा कि इस डर भरे माहौल में यह स्थापित करने की कोशिश की गई कट्टरपंथी ताकतों के द्वारा कि कोई भी राम गोपाल मिश्रा की करतूतों पर सवाल नहीं खड़ा करेगा। किसी ने उसकी आलोचना नहीं की। जिन्होंने हत्या किया वह भी बुज़दिल थे, अपराधी थे, लेकिन राम गोपाल ने एक अपराध किया कि उनको किसी के घर पे घुस करके भले भीड़ के उकसाने पे चला गया वो युवक, नहीं करना चाहिए था। वहां पर वह अश्लील गाना नहीं बजाना चाहिए था। आप माँ की पूजा कर रहे हो, वहां पर इस तरह का अश्लील गाना बजा रहे हो। दुर्गा माँ की पूजा करते समय अश्लील गाना बजा रहे हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा जिन लोगों के घर पर बुलडोजिंग करने के नोटिस चिपकाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई ने आज बड़े तल्ख शब्दों में उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है कि हमने पहले ही आदेश दिया है कि इस तरह की बुलडोजिंग की कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन अगर आप फिर भी जोखिम लेना चाहते हैं तो आप लीजिए। तो कुल मिलाकर के चेतावनी थी। और निस्संदेह आपको बता दें कि इस आदेश के बाद मुझे उम्मीद है कि बुलडोजिंग की कोई कार्रवाई फिलहाल बहराइच में नहीं होगी। लेकिन सवाल ये है कि अब जो नए तथ्य सामने आए हैं उसके बाद क्या बहराइच पुलिस दंगाइयों के खिलाफ ईमानदारी से कार्रवाई करेगी? क्या योगी आदित्यनाथ जिस तरह की बातें कह रहे थे कि किसी को नहीं बख्शेंगे, क्या अब भी वो अपने उस बयान पर कायम रहेंगे? क्या कोई निष्पक्ष इन्वेस्टिगेटिंग आदेश टीम बनाई जाएगी बहराइच के दंगों की जांच करने के लिए? क्या बहराइच के SSP और कलेक्टर का ट्रांसफर किया जाएगा? ये सवाल बड़े हैं। अब देखते हैं अगले कुछ दिनों में क्या होता है। लेकिन बहराइच के दंगे ने एक बात साबित कर दी है कि चुनावों में जीत हासिल करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। निसंदेह बहराइच के दंगे किसी ने भी किए हों, एक बात स्पष्ट है कि ये साजिश पहले से थी। बहराइच के दंगे ऐसे नहीं हुए कि बस अचानक दंगे हो गए, पहले से रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। ऐसे कैसे संभव है कि सार्वजनिक तौर पर इस तरह के अश्लील गाने पूजा पंडाल में बजाए जाए, पुलिस को पता ना हो? ऐसे कैसे संभव है कि इतने कम पुलिस फोर्स के साथ 5-5 गांवों के लोग आए हुए थे, जुलूस निकाला जाए और पुलिस बंदोबस्त न करे? ऐसे कैसे संभव है कि किसी के घर में घुस करके झंडा बदला जाए और पुलिस एकदम लाचार बेचारगी का शिकार खड़ी रहे? आपने देखा होगा उस दिन किस तरह दंगाई हाथों में लाठियां लेके घूम रहे थे और पुलिस के जवान निरुपाय खड़े थे। ये उत्तर प्रदेश पुलिस का इकबाल नहीं है जो बहराइच में दिखाई दिया। मैंने तो देखा है अपने जीवन में कि किस तरह उत्तर प्रदेश पुलिस बिना किसी भेदभाव के दंगाइयों पर टूट पड़ती थी। शायद यही वजह थी कि संकट मोचन ब्लास्ट हुआ, लखनऊ में कचहरी में ब्लास्ट हुआ, लेकिन कोई दंगा नहीं भड़का, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का एक इकबाल हुआ करता था। फिर मिलते हैं, फिर बात करेंगे। नमस्कार।